सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखाओं और सखियों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार करें नेहा आगरकर देसाई और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कैसी है मंदाकिनी जी आप? मैं अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुस्त हो गई हूँ। मौसम का बदलाव जो है ना, वो थोड़ा आप सभी को सुस्त कर दे रहा है। मुझे आप भी थोड़ी सुस्त लग रही हैं वैसे। हाँ, अब ये जब मौसम बदलता है थोड़ी बहुत सर्दी, थोड़ी बहुत खांसी चलती रहती है। अच्छा, तो हमारे जो श्रोता लोग हैं वो तो हमारा इंतजार करते हैं इस समय, और वो ये जानना चाहते हैं कि आज हम उनके लिए क्या क्या विषय लेकर आए हैं। बिल्कुल, तो बता दें। हाँ बिल्कुल। आज हम उनके लिए लेकर आए हैं पर्यटन में भोपाल। हम घूमेंगे भोपाल शहर। अरे वाह। और एक समस्या जो आज की बड़ी गंभीर समस्या बन गई है, स्क्रीन टाइम। घर के सदस्यों का स्क्रीन टाइम। अच्छा। अक्सर देखने में आता है घर वाले सभी अब फोन हाथ में लेकर चलाते रहते हैं, तो बस उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और अगला विषय क्या होगा? वो दिन याद करो जब हमने पाठशाला में बनाए थे बहाने। लगभग हर बच्चा इसके लिए जो है दोषी माना जाता है कि हर बच्चे ने बचपन में जो है स्कूल में बहाने बनाए, शैतानी की ही थी, है ना। भले हम कितना भी कह लें कि हम तो ईमानदार थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं छोटी मोटी बात आ ही जाती है। तो हमारे जो सखी और सखा है ना, उन्हें हम कहेंगे कि भाई फटाफट लिखना शुरू कर दें अपने बचपन की वो यादें, जब आप बच्चे थे आपने क्या बहाने बनाए, या आपके जो बच्चे हैं वो अब क्या बहाने बनाते हैं। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना पहले गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल।
हाँ, तो बात चल रही है कि जादू किया, और मुझे लग रहा है कि नेहा भी किसी जादू में जकड़ गई है। भाई, मेरी सभी सखियों और सखाओं को मैं बताना चाह रही हूँ कि देखिए, हाँ, मैं आपसे रूबरू हो गई हूँ, लेकिन नेहा का ध्यान कहीं और है। मैं आवाज लगाती हूँ। हाँ, नेहा, नेहा। अरे हाँ, जी बोलिए मंदाकिनी अरे जी। अरे अरे अरे, कहाँ मगन हो गई हो, कहाँ गुम हो गई? बस यूं ही अपने फोन में हमारी सखाओं और सखियों की टिप्पणियां देख रही हूँ। अरे, तो इतनी डूब गई उसमें कि तुम्हें ये पता ही नहीं चला कि हमारा वक्त आ गया है बोलने का। माफ कीजिएगा श्रोताओं, यही तो आजकल की एक समस्या हो गई है कि हमारा आजकल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, नहीं मैम? बिल्कुल। आज घर के सदस्यों का स्क्रीन टाइम एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। टीवी हो, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य कई ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल आज के समय में काफी बढ़ गया है। और क्या? मगर इन उपकरणों का आवश्यकता से अधिक उपयोग न सिर्फ हमारे शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंधों और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। देखा मेरी सखियों और सखाओं, मैंने नेहा को क्या टोका, उन्होंने सारी सफाई दे दी अपनी कि भाई स्क्रीन टाइम ऐसा होता है, स्क्रीन टाइम वैसा होता है, और डूबी भी थी तो मैंने पकड़ लिया और देखिए सबके सामने लेकर आ गई मैं। तो ये बात तो आपने सही कही है नेहा कि जो आजकल स्क्रीन टाइम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए कहते हैं कि हर चीज की जो अति होती है वो बुरी होती है। और बस वैसा ही है कि स्क्रीन टाइम हमारे लिए हर तरह से अब नुकसानदायी भी साबित होने लगा है, और हम इन्हीं कुछ प्रभावों पर आज चर्चा करेंगे और इसके नियंत्रण पर भी हम बातचीत करना चाहते हैं, ताकि हमारे सखी और सखा जब हमें सुनते हैं तो उनका ध्यान स्क्रीन पर कम जाए और हमारी बातों पर ज्यादा जाए। मुझे लगता है मंदाकिनी जी कि हमें अपनी आवश्यकता और अपने स्वास्थ्य दोनों को देखते हुए स्क्रीन टाइम की एक सही समय सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए। क्या कहती हैं आप? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक समय सीमा हमें तय कर लेनी चाहिए, और मुझे ये भी लगता है नेहा कि ये हर उस वर्ग के लिए अलग अलग होनी चाहिए। अब जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए अलग, वृद्ध हैं तो उनके लिए थोड़ा अलग, और जो कमजोर आंखों वाले हैं उनके लिए और ज्यादा, और जो एक सही उम्र के लोग हैं, युवा जिनका ज्यादा समय स्क्रीन पर बीतता है, उनके लिए समय सीमा का और थोड़ा बढ़ाव करना पड़ेगा, है ना? और इसी को लेकर एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं स्क्रीन टाइम को लेकर कि जैसे स्कूल की पढ़ाई के दौरान अलग अलग विषयों के समय निर्धारित होते थे, पीरियड हुआ करते थे, वैसे हमारे घर के सदस्यों के लिए निर्धारित स्क्रीन समय का होना जरूरी है, फिर वो मोबाइल हो या टीवी स्क्रीन। आजकल सभी फैमिली सदस्य के बीच एक ही घर के अंदर पास पास होते हुए भी बहुत दूरी महसूस हो रही है। सब चैटिंग में व्यस्त हैं। कुछ समय तक मोबाइल को स्विच ऑफ कर सभी के साथ मीटिंग भी जरूरी है। बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम घर के सदस्यों का सबको अलग अलग कर देना चाहिए, लेकिन एक समय के अनुसार मोबाइल फोन और लैपटॉप मतलब सब उसको ध्यान से रखना चाहिए, और इस्तेमाल सोच समझकर देखकर करना चाहिए, ताकि हमारे साथ साइबर फ्रॉड भी न हो। और इसी तरह एक श्रोता लिख रहे हैं कि घर के सदस्यों का स्क्रीन टाइम खासकर बच्चों के लिए कहेंगी, बच्चों को स्क्रीन टाइम देने से पहले माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि स्क्रीन टाइम आप कितना दे रहे हैं। बच्चों को और बड़ों के लिए भी ये ध्यान रखना चाहिए कि स्क्रीन टाइम को कितना इस्तेमाल करना है, और बुजुर्गों के साथ भी ये ध्यान रखें, जैसा कि हमने भी अभी कहा कि उम्र के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जानकारी एकत्रित करने के लिए उनकी आंखों का ध्यान रखकर और उनकी सेहत का ध्यान रखकर भी घर की स्क्रीन टाइम का एक समय सबके लिए निर्धारित होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे श्रोता ये भी लिखते हैं कि घर के सदस्यों का स्क्रीन टाइम में वृद्धि का बच्चों की पढ़ाई और रचनात्मक गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। समय का सही संतुलन बच्चों को पढ़ाई और खेलकूद दोनों में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करता है। मानसिक तनाव और नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है। बच्चों में शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं। अभिभावकों को चेतावनी देते हुए विवेक भाव से अपना स्क्रीन टाइम नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। जी मंदाकिनी जी, कई दफा ज्यादा स्क्रीन टाइम के दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे ज्यादा देर तक बैठे बैठे टीवी देखने या मोबाइल कंप्यूटर का उपयोग करने से शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, जैसा कि अभी हमारे श्रोता ने भी लिखा कि मोटापा बढ़ जाता है, और न जाने एक बार अगर मोटापा आ जाए तो न जाने फिर कितने तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल।
तो क्या कहते हैं, इन्हीं बातों के बीच बीच में एक गीत सुन ले। बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि बातें इतनी गंभीर और जरूरी हो रही थी ना नेहा, कि कहीं ना कहीं हमारा ध्यान उन बातों की तरफ ज्यादा था, है ना। तो चलिए गीत सुनते हैं और फिर बात करते हैं इसी विषय पर। बिल्कुल। अभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। जगा के अनसुनी सी धड़कन, बलवा भर दूंगी तेरा मन। नई अदा से सताएगी, नई अदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो
श्रोताओं सुनिए ये संदेश। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाँ तो नेहा, अभी जब गाना चल रहा था तो आप फिर से स्क्रीन पर बिजी हो गई थी। क्या करें, प्रोग्राम ही है टिप्पणियों का। यानी हमारे जो सखी और सखा है उनकी टिप्पणियों में व्यस्त थी, है ना। तो देखिए, हम बात आज कर रहे हैं, एक मजाक है ये तो सखियों, कि हम नेहा को बार बार छेड़ रहे हैं। वैसे नेहा का ध्यान तो स्क्रीन पर ज्यादा है, इसमें कोई दो शक की बात नहीं है। तो बात चल रही है कि स्क्रीन टाइम जो है हमारा ज्यादा हो गया है जिंदगी में। और नेहा, आप भी जानती हैं कि अधिक स्क्रीन टाइम के कारण तनाव, चिंता और अवसाद, जिसे कि अंग्रेजी में हम डिप्रेशन कहते हैं, वो ऐसी मानसिक समस्याएं भी हो रही हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अधिक स्क्रीन टाइम हमारे सामाजिक संबंधों में भी कमी ला रहा है। अगर हम पूरे समय स्क्रीन पर ही बिताते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाएगा, और जिससे सामाजिक अलगाव और अकेलेपन जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। और अधिक स्क्रीन टाइम का असर हमारी शिक्षा और हमारे कामों पर भी पड़ सकता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम के कारण बच्चे अपनी पढ़ाई पर और युवा अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग तो अपने काम के स्थान पर यानी कि दफ्तर के समय में भी मोबाइल पर गेम्स खेलते पाए जाते हैं, जिससे उनकी कार्य कुशलता में भी कमी आने लगी है। भाई, ये तो बहुत गलत बात है। अगर आप दफ्तर गए हैं और दफ्तर में वहाँ का काम नहीं करके आप गेम खेल रहे हैं या फोन चला रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं, है ना, बहुत गलत बात है। अगर लेकिन नेहा, इन सब परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कोई सुझाव भी तो हमें देने होंगे। जी मंदाकिनी जी, स्क्रीन टाइम को कई उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि हर घर का व्यक्ति अपना एक स्क्रीन टाइम निर्धारित कर ले। ध्यान रहे कि ये समय 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। घर में स्क्रीन मुक्त क्षेत्र बनाए, जैसे भोजन कक्ष, बेडरूम, शौचालय। इन जगहों पर तो बिल्कुल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हम इन्हीं जगहों पर फोन का इस्तेमाल करते हैं। भोजन करते समय हमारा फोन हमारे सामने होता है। बिल्कुल। बेडरूम में जब हम सोने जाते हैं उससे पहले हम फोन पर देखते हैं और चैटिंग करते हैं। और तो और शौचालय जाते समय भी हम फोन को हाथ में लेकर ही जाते हैं। जी, जबकि ऐसे कुछ अध्ययन है जो कहते हैं कि इस तरह की अगर फोन लेकर हम अंदर जाते हैं और ज्यादा देर बैठते हैं तो चूंकि हमारे शरीर की नाजुक नर्व्स पर अधिक जोर आता है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और हर जगह एक बैठने का उचित समय होता है, आप उतना ही वक्त वहाँ दें और फिर बाहर आ जाए। ये ना हो कि आप वहाँ बैठकर कोई गेम खेल रहे हैं या किसी बात को पढ़ने में अपना वक्त लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि आप खेलें, योग करें, साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें। स्क्रीन टाइम की निगरानी भी करें। और स्क्रीन टाइम की जो सीमा है उसका पालन करने के लिए भी लोगों को प्रेरित करें। और स्वस्थ विकल्प प्रदान करें, जैसे कि पुस्तक पढ़ना, संगीत सुनना, आर्ट करना। आर्थिक रूप से प्रभाव भी देखा गया है कि पड़ता है। क्या होता है कि जब हम मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर मोबाइल रिचार्ज, वाईफाई रिचार्ज, स्मार्ट टीवी रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि के भी खर्चे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बढ़ गए हैं। आप देखिए ना, हमारे मोबाइल के खर्चे बढ़ गए हैं। कितना महंगे हम मोबाइल अपने पास रखने लगे हैं। और फिर आए दिन हमें अपने बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई कंप्यूटर या लैपटॉप पर होती है। तो वहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वाईफाई रिचार्ज हमने कराया कि नहीं कराया, कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, किसको हम निभा सकते हैं, किसको नहीं निभा सकते हैं। ये सारी बातें हमारी चिंता का विषय आज बन गई है ना। तो इस तरह से हम घर के सदस्यों का स्क्रीन टाइम मैनेज करें एक तरह से, और उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक विकार से हमें बचाना बहुत जरूरी है। अब हमारे जो श्रोता है वो भी लिख रहे हैं कि जो किसी स्क्रीन वाले उपकरण जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, वीडियो गेम या टैबलेट का उपयोग करते समय बिताया जाता है, घंटों का समय बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, जिसके कारण दूसरों से
दूरी बढ़ती जा रही है। आजकल घर में बैठे ऑफिस का काम किया जाता है, वर्क फ्रॉम होम, जिसके कारण मजबूरी में भी स्क्रीन के सामने घंटों बैठे रहना पड़ता है। आंखों के लिए और गर्दन, पीठ, कमर के लिए भी ये नुकसानदायक है। सलाह तो विशेषज्ञ यही देते हैं कि बीच बीच में कुछ समय के लिए ब्रेक देकर थोड़ी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। जब परिवार के साथ होते हैं तब हम इतना कर सकते हैं कि अपने आप को स्क्रीन से दूर रखें और कुछ देर के लिए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बंद रखें और परिवार और मित्रजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। लेकिन हमारा सारा क्वालिटी टाइम तो इसी पर बीतता है, मोबाइल के सामने, टीवी के सामने, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो सारा दिन टीवी नहीं देखती हूँ। एक सखी लिखती हैं, शाम को 6 बजे टीवी खोलती हूँ, थोड़ा न्यूज देखती हूँ, कुछ टीवी सीरियल्स देखती हूँ। मेरे पति न्यूज ज्यादातर मोबाइल पे ही देख लेते हैं, तो मेरे घर में तो कोई क्लैश नहीं होता है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। एक साथी लिख रहे हैं, जब से इंटरनेट की सुविधा आई है तब से सभी लोग मोबाइल फोन के व्यसनी हो गए हैं। पहले ये कहा जाता था कि जवान लोग ही ज्यादा मोबाइल के व्यसनी हैं, लेकिन अब वयस्क लोग ही ज्यादा देर तक मोबाइल देखते रहते हैं। इससे परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल बढ़ रही हैं जनाब। और एक सखी लिखती हैं कि मैंने तो अपने बेटे का 1 घंटा मोबाइल टाइम फिक्स कर रखा है। बहुत शानदार। चलिए, ये करना भी जरूरी है। हाँ। और इन टिप्पणियों से हमें ये भी पता चलता है कि कुछ साथी कितने दुखी हैं कि वो अपने परिजनों के साथ एक क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, यही हम अपने श्रोताओं को संदेश देना चाहेंगे कि एक समय सीमा निर्धारित करें और बाकी समय अपने परिवारजनों को दें। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर हम यूं कहते हैं कि भी आजकल तो पढ़ाई का माध्यम ही मोबाइल हो गई है, है ना, टेप हो गई है, तो वो जरूरी है कि जब हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो जाहिर है वो घंटों देगा, लेकिन उसके बाद का जब वक्त वो दूसरे टाइम जो है वो भी उसी में बिताता है कि अब मैं मोबाइल यही समस्या चैटिंग करूंगा, है। मैं जी। मोबाइल गेम खेलूंगा। ये गलत हो जाता है। जी। जब वो पढ़ ले तो उसके बाद उसको प्यार से थपकी देकर सुला दें या अपने पास बैठाएं और बातचीत करें अपने बच्चों से, तो हो सकता है आपके बच्चों के जीवन में भी एक रौनक आएगी, आपके घर में भी रौनक होगी। और अब रौनक किससे होगी हमारी महफिल में? गीत से। आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं। किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, किस लिए हो आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं। जल चुके हैं बदन कई पिया इसी रात में, थके हुए इन हाथों को दे दे मेरे हाथ में। हो सुख मेरा ले ले, मैं दुख तेरे ले लूं, मैं भी जीऊं तू भी जिए। हो आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं।
हंसी पिया तेरे प्यार की, ओ मैं जो नहीं हारी सजन जरा सोचो, मैं जो नहीं हारी सजन जरा सोचो, किस लिए हो आजा पिया। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। जी तो नेहा, अब थोड़ा सा वक्त और है हमारे पास, फिर हमें लेना होगा एक अंतराल। लेकिन हम अपने श्रोताओं को ये कहना चाहते हैं कि चलो अब घूमने चलते हैं भोपाल। क्या बात है। हाँ, तो अपना फटाफट जो है सूटकेस तैयार कर ले और हमारे साथ निकल पड़े भोपाल की यात्रा के लिए। बिल्कुल। और जिन लोगों ने भोपाल की यात्रा की है या जो लोग वहाँ रहते हैं, वो हमें बताएं कि वहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो देखने लायक है, जहाँ घूमा जा सकता है, और जहाँ खाने का भी अगर स्वाद है तो उसके बारे में भी हमें बताएं कि कौन सी चीजें वहाँ स्वादिष्ट बन पड़ी है और कहाँ पर क्या खाया जा सकता है, क्या खास है। इसके साथ हमारे श्रोता हमें ये भी बता सकते हैं जो भोपाल के नहीं भी हैं लेकिन भोपाल घूमने गए हो, तो वो अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि उन्हें वहाँ कैसा लगा, क्या पसंद आया और कौन सी चीज उन्हें बहुत मनमोहक लगी। हाँ, अपनी जो भी उनका वहाँ जाने के बाद अनुभव रहा, खट्टा मीठा, वो हमें लिख भेजे और हम लेते एक छोटा सा अंतराल। तो नेहा, हमारे कहने से हमारे सखी और सखा तो तैयार हो गए हैं भोपाल चलने के लिए। अच्छा, एक बात तो बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि किस मौसम में घूमना ज्यादा अच्छा लगता है तो क्या कहेंगे आप? मंदाकिनी जी, मुझे तो ना हर मौसम में घूमना अच्छा लगता है। अरे क्या बात है। ऐसा अगर कोई पूछे तो मैं बता ही नहीं पाती क्योंकि हर जगह की अपनी खासियत है। हाँ। अगर हम पहाड़ों वाली जगहों पर जा रहे हैं तो बारिश में मजा आता है। हाँ। अच्छा, पहाड़ों वाली जगहों पर तब भी मजा आता है जब ठंड हो और हिल स्टेशन जाना हो, बर्फ गिर रही हो। तो इस तरह देखा जाए तो हर मौसम में घूमना अच्छा ही लगता है। तो आपने मेरे दिल की बात कह दी है। मुझे भी हर मौसम में घूमना पसंद है क्योंकि हर मौसम का अपना एक मिजाज होता है ना। और उस मौसम की जो खासियत है वो हमें बड़ा लुत्फ देती है कि गर्मी के मौसम में जाएं तो अलग, सर्दी में, बरसात में, बसंत की ऋतु में, है ना, और सावन की ऋतु हो तो कहने ही क्या। तो आज हम वही बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल शहर की गलियों में हम घूमने वाले हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो बिल्कुल आज हम भोपाल की गलियों में घूमेंगे। और अगर देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से हम जब बात करते हैं भोपाल की, और भोपाल के आसपास कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर घूमा जा सकता है। और भोपाल को झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर भोपाल, भोजपुर, भीमबेटका, सांची, इस्लाम नगर, समसगढ़ आदि जैसे कई जगह हैं जहां पर हम घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा भोपाल में
मतलब भोपाल शहर में भी घूमने के लिए ऊपरी झील, निचली झील, बिड़ला मंदिर, वन विहार, भारत भवन, मानव संग्रहालय, मनु भानु की टेकरी, गुफा मंदिर, ताज उल मस्जिद, जामा मस्जिद, गौहर महल, शौकत महल, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जिसे साइंस सेंटर भी कहते हैं, मछली घर और केरवा डैम जैसी कई सारी जगहें रमणीय है। हाँ, जहाँ घूमा जा सकता है। तो भोपाल शहर भारत के मध्य भाग में है और झीलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल में कई पार्क भी हैं, जैसे कि कमला पार्क, वर्धमान पार्क, किलोल पार्क, करिश्मा पार्क, शाहजहानी पार्क, नीलम पार्क, नौनिहाल पार्क, एकांत पार्क, चिनार पार्क और नंदन पार्क। कैसे कैसे नाम है देखिए पार्क। वही है कि भोपाल शहर में घूमने के लिए अगर देखा जाए तो कुछ भी कम नहीं है। और इसी तरह अगर हम बात भीमबेटका की करें तो ये भोपाल शहर से लगभग 46 किलोमीटर दूर है। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं यहाँ पे, जो उस समय से नवपाषाण काल तक के लोगों की चित्रकारी को दर्शाती हैं। इसी तरह भोजपुर भोपाल से 28 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। भोजपुर अधूरे भोजेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो भगवान शिव को समर्पित है। वाह, क्या बात है। देखो, हमारे श्रोताओं ने लिखना भी शुरू कर दिया है। नेहा, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज मंदाकिनी जी और नेहा का हम स्वागत करते हैं और हमें भोपाल की आप सैर करवाने ले जा रही हैं। तो साल 1990 में आयोजित ऑल इंडिया टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस के दौरान भोपाल से जुड़ी कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई और हमें अच्छा भी लगा। एक श्रोता लिखते हैं कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है भोपाल। मेरी एक दोस्त अपने जीवन के कुछ 3 या 4 साल उस शहर में बिता कर आई है। मैंने तो कभी नहीं वहां जाकर देखा, पर वो बताती थी कि वो शहर इतना खूबसूरत है कि जब वो भोपाल से रांची वापस आए तो उसका रांची आने का मन ही नहीं किया। और घूमने की भी बहुत सारी जगह हैं भोपाल में। भोपाल भारत देश में मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और भोपाल जनपद का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई छोटे बड़े तालाब हैं। ये नगर अचानक चर्चा में तब आया जब 1984 में अमेरिकी कंपनी द्वारा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव की घटना हुई। जी, भोपाल को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने वाले पहले 20 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया। भोपाल को लगातार 3 वर्षों 2017, 2018 और 2019 तक भारत में सबसे स्वच्छ की राजधानी का दर्जा दिया गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और वाकई भोपाल तब थोड़ा चर्चा में आ गया था जब भोपाल गैस कांड हुआ था और काफी लोग इसमें शहीद हो गए थे जी। और बड़ा दुखद समय था वो, लेकिन भोपाल अब इसे उबर आया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल जो झीलों की नगरी के नाम से और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है। मैं भोपाल के उस कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ जो तालाब के किनारे बना हुआ था। जब भी मौका मिलता था हम उस तरफ घूमने चले जाते थे। वहां पर हमेशा एक गार्ड बैठा होता था जो आसपास जाने नहीं देता था। ये वही कॉलेज है जिसमें काफी नामी हस्तियां पढ़ी हुई हैं। तो भोपाल है ही इतना सुंदर शहर। और जब हम इस तरह किसी तालाब के किनारे बैठते हैं तो आजकल देखने में आता है लोग अपने साथ ब्लूटूथ स्पीकर लेके जाते हैं, क्योंकि तालाब के किनारे बैठ के संगीत सुनना बड़ा कर्णप्रिय लगता है। और यहाँ स्टूडियो में बैठकर भी संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन इस वक्त तो हम भोपाल में है नेहा और तालाब के आसपास ही है। हाँ, तो क्यों ना गीत भी शुरू कर लिया जाए, सुन लिया जाए अपने श्रोताओं के साथ। पत्थर की हवेली
शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। मिलो शाम सवेरे। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला आमर छड़िले रे बंधु कोई कोई गला रे बंधु रंगीला रंगीला। मिलो शाम सवेरे मिलो। ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत। तो नेहा, हमारे एक
श्रोता ने तो भोपाल का पूरा चित्र ही खींच दिया है। आप लिखते हैं कि भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का एक कारखाना है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यहां स्थापित किया है। भोपाल में ही भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी है, जो भारत में वन प्रबंधन का एकमात्र संस्थान है। साथ ही भोपाल उन 6 नगरों में से एक है जिनमें 2003 में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया था, जो कि वर्ष 2015 से कार्यशील है। और इसके अतिरिक्त यहां अनेक विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इत्यादि। इसके अतिरिक्त अनेक राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी तथा अनेक शासकीय और पब्लिक स्कूल भी हैं। भोपाल में कोलार और केरवा नदियां हैं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कोलार बांध के पास झीरी में है और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के कई साक्ष्य मौजूद है। कितनी सुंदर जानकारी हमें मिली है जी। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भोपाल की सरजमी ने हमें फिल्मी दुनिया के लिए बड़े बड़े कलाकार दिए हैं। गीतकार असद भोपाली जी, गीतकार लेखक जावेद अख्तर जी, अभिनेता जगदीप जी, अभिनेत्री जया भादुरी जी और भी बहुत से कलाकार हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं, झीलों के शहर में पेश किया जाने वाला भोजन एक वास्तविक आनंद है। भोजन जातीय संस्कृति के संस्करणों को बोलता है जो यहाँ जीवंत है। अपने मांस व्यंजन के लिए प्रसिद्ध करी और कबाब यहाँ सबसे अधिक स्वीकार किए जाते हैं और पसंदीदा व्यंजन है। आगे लिखते हैं कि भोपाल जो है तहजीब और रवायत का शहर है। यहाँ के जायके भी लाजवाब हैं। किसी भी शहर के जायके का लुत्फ उठाना हो तो शहर के पुराने इलाके का रुख जरूर करें। बिल्कुल सही कहा। कहने का मतलब ये है कि आपको पुराने लोगों के किस्से कहानियां सुनने को तो मिलेंगे, साथ ही साथ भोपाल के कुछ भूले बिसरे स्वाद से भी आप रूबरू हो पाएंगे। यहाँ के पुराने भोपाल की तंग गलियों में जाते ही अफगानी क्यूजीन की खुशबू आपको दीवाना बना देती है। और वहीं एक साथी लिख रहे हैं सुलेमानी चाय के बारे में। अरे वाह! भारत अपनी चाय और इससे बनाने के अलग अलग अनोखे तरीकों के लिए मशहूर है। सुलेमानी चाय एक खास तरह की चाय है जिसमें मिठास और नमकीनपन का अनूठा मिश्रण होता है। इसे चीनी और नमक के साथ मिलाकर बनाया जाता है और अंत में क्रीम की भरपूर मात्रा डाली जाती है। सुलेमानी चाय की खास रेसिपी पुराने भोपाल का एक रहस्य है और इसे केवल इतवारा चौक में एक दुकान है, वहीं पर पाया जा सकता है। तो चलो वो दुकान हम ढूंढ निकालते हैं नेहा और पीते हैं आज सुलेमानी चाय। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा।
सिपैया से पूछो। हमरी न मानो, हमरी न मानो, सिपैया से पूछो, सिपैया से पूछो। जिसने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा, जिसने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। आपको याद होगी फिल्म तारे ज़मीं पर। कसके जूता कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। इस फिल्म में बच्चे के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा। उन्होंने एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था, रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप, जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। और मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। सुनिए जाने माने अभिनेता विपिन शर्मा से एक बातचीत 30 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। तो नेहा, हमने जो भी बातें की उससे तो यही पता चलता है कि हमने भी अपने बचपन में खूब बहाने बनाए हैं। और आपकी मुस्कान ही, आपकी ये हंसी ही बयां कर रही है कि आप भी बचपन में बहानों के मामलों में शरारती रही होंगी। जरूर। बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने। और आपकी बातों से भी मैंने ये बात जान ली है कि आप बहुत चुलबुली थी, अभी भी है। हाँ। और रहेंगी। जी, ये स्वभाव जो आपका बचपन से रहता है वो वैसा ही रहता है, चाहे हम बड़े हो जाएं। चाहिए अगर बचपन का चुलबुलापन हमारी जिंदगी में ताउम्र हम पर हावी रहता है तो अच्छी बात है। हाँ, जहाँ हमें गंभीर होना चाहिए वहाँ गंभीरता जरूरी है। तो आज का जो विषय है कि भाई हम क्या पाठशाला जाने के बहाने ढूंढते थे, नहीं जाने के बहाने ढूंढते थे, या काम नहीं करने के बहाने जो बनाते थे, उस पर हम आज बात करेंगे। तो ऐसा है कि हमने सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी कुछ न कुछ बहाने जरूर बनाए हैं। कभी टीचर की डांट के डर से, तो कभी मूल्यांकन यानी कि टेस्ट के डर से, या कभी हम अपने किसी भी कारण, मतलब हमें डर जब भी लगा है स्कूल में, विद्यालय में, तो हमने कोई ना कोई बहाना जरूर बनाया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल कर रहे हैं और हमारे श्रोताओं ने लिखना शुरू भी कर दिया है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वो दिन याद करो जब बने पाठशाला में हमने बहाने बनाए, और उसका सबसे ज्यादा जो मैं बहाना बनाता था वो था पेट दर्द का। जब भी स्कूल नहीं जाना होता था हमें पेट दर्द हो जाता था, और लेकिन माँ बाप समझते थे कि सचमुच हमारे पेट में दर्द होगा, लेकिन पेट में दर्द होता ही नहीं था और हमें छुट्टी मिल जाती थी। या कभी कभार हम प्याज भी रखकर बुखार का बहाना बना देते थे, बगल में प्याज रख लेते थे। ऐसे ही एक साथी लिख रहे हैं, बचपन में होमवर्क नहीं करने पर बहुत सारे बहाने बनाने पड़ते थे। जिसमें से एक बहाना था रात में लाइट नहीं थी या पेट में दर्द था। भैया बहाना बनाने में एक्सपर्ट था, स्कूल में कुछ शैतानी की और उसे पता था कि दूसरे दिन स्कूल जाने पर सजा मिलेगी। तो ऐसे बहाने तलाशता था और उसमें वो कामयाब भी हो जाता था। अंगूठे पर पट्टी बांधकर, टीचर आयोडीन लगाकर बोला कि मेरे अंगूठे में चोट लगी है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पूरे दिन पट्टी बांधे रखी। बचपन तो बचपन होता है, रात होते ही खुल गया पट्टा। जब हम लोगों ने देखा तो कुछ भी नहीं था। पूछा क्यों बहाने किए थे, तो बोले स्कूल में शैतानी की, आज डांट मार पड़ती इसलिए स्कूल नहीं जाना था। स्कूल में तो निश्चित थी
उसे और सजा करके मिली भी ही उसे होगी। सजा मिली मिली ना, ही। बिल्कुल मिली। एक श्रोता लिखते हैं कि जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो थोड़ा सरल होती हैं, इसलिए कम बहाने बनाती हैं। और भाग्य से हमारा स्कूल बहुत अच्छा था, सारी सुविधाएं थी, लड़कियों का स्कूल था और लड़कियों को मारा नहीं जाता था। सजा के तौर पर बस सबसे बड़ी सजा होती थी कि वहां कान पकड़कर खड़ी हो जाओ, और छोटी सजा होती थी जाओ कोने में जाकर खड़ी हो जाओ। ज्यादातर बालक बहाने बनाते क्योंकि बालक शरारती होते और वो होमवर्क नहीं कर पाते और फिर उनके गुरुजी उन्हें मुर्गा बनाते और बाहर निकाल भी देते हैं क्लास से। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अपने स्कूल के समय तो कभी कोई बहाना नहीं बनाया मैंने, महिला ये हमारी सखी लिखती हैं, पर अभी मैं एक टीचर हूँ, तो अभी जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ मैं और मेरी एक सहकर्मी अपने बेटों के स्कूल में मीटिंग का बहाना करके हाफ डे लेकर मार्केट घूमने चली गई थी। जो काम हमने बचपन में नहीं किया वो कुछ दिन पहले ही किया, और रास्ते भर हम दोनों टीचर्स को डर लगता रहा कि स्कूल के कोई स्टाफ का हमें मार्केट में देख न ले। तो बहानों के बीच अब एक गीत सुन ले। बिल्कुल। रात लगा के आई चंदा की बिंदिया, ले गए तुम मेरी अखियों की निंदिया, ले गए तुम मेरी अखियों की निंदिया। रात लगा के आई चंदा की बिंदिया, ले गए तुम मेरी अखियों की निंदिया, ले गए तुम मेरी अखियों की निंदिया। प्यार में डूबी हुई ठंडी हवाएं, आग लगाए मेरे जी को जलाए। प्यार में डूबी हुई ठंडी हवाएं, आग लगाए मेरे जी को जलाए, जी को जलाए। नेहा लगा के मैं तो हो गई बवरिया, ले गए तुम मेरी अखियों की निंदिया, ले गए तुम मेरी अखियों की निंदिया। सीने में लेके आई अरमां हजारों, दिल में छुपा के लाई तूफां हजारों। सीने में लेके आई अरमां हजारों, दिल में छुपा के लाई तूफां हजारों, तूफां हजारों। यूं ही तड़पाओगे क्या सारी उमरिया, ले गए तुम मेरी अखियों की निंदिया, ले गए तुम मेरी अखियों की निंदिया। नेहा हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि पाठशाला में बहाने बनाने का सुअवसर मुझे कभी नहीं मिला, क्योंकि माताजी उसी सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी जिसमें मैं पढ़ता था। तो अब टीचर का बच्चा ही अगर बहाने बनाने लगेगा तो कौन अध्यापक उसका विश्वास कर लेगा। लिहाजा स्कूल में बहाने बनाने के सौभाग्य से मैं वंचित रहा। सो सैड। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, बचपन में जब पाठशाला में होते थे तो कभी कभी घर जल्दी जाकर बस्ता जल्दी से पटक कर खेलने जाने का मन करता, तो टीचर से सिर दर्द का बहाना बनाकर जल्दी घर भाग आते थे, पर ये बहाना हमेशा काम नहीं करता था। बिल्कुल, कभी कभी तो आप कर सकते हैं बहाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि पाठशाला में बहाने की बात क्या करें, घर में पिताजी पढ़ाई करते और कक्षा में अध्यापक, हम उन पर ध्यान देते, तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में हमेशा अव्वल रहा। मॉनिटर होने से हमारी जिम्मेदारी थी कि कक्षा में कौन नहीं आया, घर से निकला, स्कूल तक क्यों नहीं पहुंचा। कई कमजोर छात्र थे जो कहीं गन्ने के खेत में छिप जाते और कोई बूढ़े बरगद के ऊपर जाकर बैठ जाते। मैं कभी बहाना बनाकर नहीं रुक पाता था। ये बात और है कि हाई स्कूल पढ़ने घर से दूर गया तो बहक गया, तमाम उल्टे सीधे दोस्त बने और इंटर कॉलेज में कुछ और सिखाते, तब तक शादी हो चुकी थी। पढ़ने का उद्देश्य पास होने तक रह गया, यही कारण था कि बीए तक औसत नंबर पाकर ही मैं पास होता रहा। ये होता है कई बार जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है, लेकिन उस ध्यान को वापस जगह पर लाना, पढ़ाई पर लाना बहुत जरूरी है। और अब हमें ध्यान लाना बहुत जरूरी है, घड़ी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
बहानों के बीच कहीं बहाना ना बनाना पड़े कि क्यों हम लेट हो गए है ना। जी, तो ये फिर बात तो अब बिल्कुल तो- सही है। हाँ। और ऐसा है कि ये जो बहाने हैं ये कभी कभी जब हम छोटे मोटे कारणों से दे तो अच्छे भी लगते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन बड़े एक आदत कारण बना लेना। हाँ, और इस आदत बहाने से आप अपना नुकसान कर लें या घर वालों का नुकसान कर दें या किसी इंस्टीट्यूट का नुकसान हो, तो वो बहाने नहीं होने चाहिए, है जी, ना? बिल्कुल कभी सही कभार बात छोटा कही। प्यारा सा बहाना बनाकर आपने कोई बात कर ली तो कोई बात नहीं। तो क्यों ना अब हम अपने सखी और सखाओं से इजाजत ले ले। तो मंदाकिनी जोशी और नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली सखी सहेली